हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके चैनल द नॉलेज पार्ट में। तो आज हम लोग जिक्र करेंगे हार्मोनल चेंजेस का जो कि प्रेगनेंसी के दौरान पर होते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि फर्टिलाइजेशन के बाद में क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट होता है। 30 आवर्स के बाद में फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो दो सेल स्टेज वहाँ पे बन जाती है। उसके बाद में 10 घंटे के बाद फिर से दूसरा क्लीवेज होता है तो 4 सेल स्टेज बनती है। 4 से फिर 8 सेल होता है, फिर 8 के बाद में 16 सेल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलर। तो वो लगभग चौथे दिन तक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में फिर वो 5वें 6ठे दिन तक जो है यानी कि 2 या 3 दिन तक यूट्राइन वॉल के अंदर ही वो फ्लोट करता रहता है और बहुत सारे न्यूट्रिशन को, बहुत सारे फ्लूइड को जो कि यूट्रस से आ रहा होता है उसको एब्जॉर्ब करता रहता है, जिसकी वजह से उसके अंदर कैविटी डेवलप हो रही थी। और उस कैविटी को हमने बोला था ब्लास्टोसील, जिसकी वजह से उसके अंदर जो सेल्स है वो दो तरह से अरेंज हो गई थी। बाहर की तरफ की सेल्स थी जिनको हमने बोला ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर की तरफ जो सेल्स थी जिन्होंने एक ही जगह पर जगह बना ली थी अपनी, उसको हमने बोला था एम्ब्रायो प्रोपर, या फिर उनको बोलते हैं एम्ब्रायो ब्लास्ट, या फिर इनर सेल मास, और वही आगे चलकर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करती है। तो उसके बाद में फिर इम्प्लांटेशन हुआ था फीमेल के एंडोमेट्रियम के अंदर। अब जो कार्पस ल्यूटियम है ओवरी के अंदर, वो लगभग 10 से 12 दिन तक एक्टिवेट रहता है। अगर उसको सिग्नल नहीं मिलता है कि अब ये जो कॉन्सेप्शन है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन, वो बना है या फिर नहीं बना है, यानी कि प्रेगनेंसी हुई है या फिर नहीं हुई है, तो अगर उसको कोई सिग्नल नहीं मिलता है तो 10 से 12 दिन के अंदर वो डिजनरेट कर जाता है। फिर उसके बाद में जो भी उससे हार्मोन आ रहे होंगे वो सारे के सारे कम हो जाएंगे, और प्रोजेस्ट्रोन, एस्ट्रोजन जो भी वहां से सीक्रेट हो रहा था वो अगर कम हो जाएगा तो जो यूट्रस है, यूट्रस के ऊपर जो हमने तैयारी की थी प्रेगनेंसी के लिए, वो सारी की सारी बेकार हो जाएगी और वो मैच्योर ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकल जाती है। लेकिन लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद में हमने देखा था कि 6 से 7 दिन के अंदर इम्प्लांटेशन जो है, फर्टिलाइजेशन के 6 से 7 दिन के बाद तक इम्प्लांटेशन हो जाता है। और ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, वो एक हार्मोन को रिलीज करने लगती है जिसको हम लोग बोलते हैं HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो ये वो हार्मोन होता है जिसको फीमेल के यूरिन में चेक किया जाता है कि वो प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है। तो इसको कौन सिक्रेट करता है? ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। तो ये सेल्स HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करती है। अब ये हार्मोन जो है जाएगा ओवरी के पास में, और वहां पर जो कार्पस ल्यूटियम है उसको बताएगा कि अब जो है प्रेगनेंसी हो चुकी है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन जो है उसकी इम्प्लांटेशन हो चुकी है, तो अब तुम्हें लगातार हार्मोन्स का सिक्रेशन बनाए रखना है जब तक कि प्रेगनेंसी सक्सेसफुल ना हो जाए। तो ये HCG मेंटेन करता है कार्पस ल्यूटियम को, जिससे कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट नहीं होता और वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन को लगातार सिंथेसाइज करता रहता है। अभी जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन है कार्पस ल्यूटियम से जो सीक्रेट हो रहे हैं, इनका बहुत ज्यादा रोल होता है प्रेगनेंसी के अंदर। ये क्या करते हैं, ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है उसको ग्लैंडुलर बनाए रखेंगे, उसको वास्कुलर बनाए रखेंगे, और उसकी जो लेयर है उसको थोड़ा सा थिक करके रखेंगे ताकि जो बेबी है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। तो कार्पस ल्यूटियम कंटिन्यूज टू सीक्रेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन। ओके, अभी एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन है जी प्रमोट करते हैं किसको? ग्रोथ को, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ यूट्राइन वॉल। तो यूट्राइन की जो वॉल है उसको भी ये मेंटेन करेंगे, उसका डेवलपमेंट करेंगे और उसकी ग्रोथ करेंगे। तो जो फीमेल के अंदर यानी कि ह्यूमन के केस में जो गेस्टेशन पीरियड होता है, जिसको गर्भकाल बोलते हैं हिंदी में, फर्टिलाइजेशन से डिलीवरी तक का जो पीरियड होता है बीच का, उसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो मनुष्य के अंदर उसका समय होता है 9 मंथ के आसपास। ओके, तो इसको जो है हम लोगों ने 3-3 महीने के 3 ट्राइमेस्टर्स में बांटा है। जैसे पहले 3 महीने के ट्राइमेस्टर को बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट जो 3rd मंथ होंगे उनको बोलेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर। उसके बाद में जो दूसरा तीसरा महीना होगा यानी कि 6 मंथ तक, उसको बोलेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर, और उसके बाद में फिर 3rd ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान यानी कि पहले 3 महीने के दौरान कार्पस ल्यूटियम जो होता है उसका अच्छा खासा रोल होता है, क्योंकि वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन जो है लगातार सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से जो प्रेगनेंसी है वो मेंटेन रहती है। लेकिन जैसे जैसे प्लेसेंटा बन जाता है, लगभग 3 महीने में जब वो बन जाता है, तो उसके बाद में प्लेसेंटा जो होता है वो कार्पस ल्यूटियम की जगह ले लेगा, और वो खुद ही पर्याप्त मात्रा में, प्लेसेंटा जो होता है पर्याप्त मात्रा में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, इसके अलावा लैक्टोजन भी होता है जिसको प्लेसेंटा लैक्टोजन कहते हैं। तो प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन सिंथेसाइज करता है बाद में? प्लेसेंटा जो है बाद में एस्ट्रोजन बनाएगा, एस्ट्रोजन, वो प्रोजेस्ट्रोन भी बनाएगा बाद में, प्रोजेस्ट्रोन। इसके अलावा वो प्लेसेंटल लैक्टोजन भी सिंथेसाइज करता है, और ये प्लेसेंटल लैक्टोजन मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराता है
और उनको तैयार कराता है मिल्क को सीक्रेट कराने के लिए। जो प्रोजेस्टेरोन है ये यूट्रस की जो वॉल है उसको क्या रखेगा, उसको ग्लैंडुलर रखेगा, उसको थिक रखेगा, उसको जो है वास्कुलर रखेगा। एस्ट्रोजन जो होता है ये रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उनका थोड़ा सा क्या कराता है, ये थोड़ा सा डायलेशन कराएगा या फिर उनको थोड़ा सा बड़ा कराएगा या फिर उनकी डेवलपमेंट कराएगा, ये इसका काम होता है। इसके अलावा कार्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सिन। ये कार्पस ल्यूटियम से आ रहा होता है, सॉरी रिलैक्सिन, इनहिबिन और रिलैक्सिन फ्रॉम द कार्पस ल्यूटियम, और ये जो होता है इनहिबिट करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को। रिलैक्सिन फ्रॉम कार्पस ल्यूटियम, रिलैक्सिन कहाँ से आ रहा है, कार्पस ल्यूटियम से, और यह इनहिबिट करता है, इनहिबिट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि यूटेराइन का अगर कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो जो इम्प्लांटेशन हुआ है, जो बेबी का इम्प्लांटेशन हुआ है वो अबॉर्ट हो जाएगा, तो उसको बनाए रखना है। तो इस टाइम पर यूटेराइन की जो वॉल है उसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं कराना, तो इनहिबिट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ये इसका काम होता है। इसका कार्पस ल्यूटियम से जो हार्मोन आ रहा है रिलैक्सिन। ओके, तो प्लेसेंटा लैक्टोजन हो गया, ये सब कहाँ से आ रहा है, ये सब प्लेसेंटा से आ रहा है। जब वो तैयार हो जाता है उस टाइम पर प्रोजेस्टेरोन जो है ये भी प्लेसेंटा बाद में बनाने लगता है, एस्ट्रोजन है वो भी बाद में प्लेसेंटा ही बनाने लगता है। तो प्लेसेंटा है क्या आखिर, प्लेसेंटा का भी एक लेक्चर देखेंगे हम लोग। तो प्लेसेंटा जो होती है एक वास्कुलर स्ट्रक्चर होती है फीटस और माँ के बीच में, फीटस और माँ के बीच में जो वास्कुलर स्ट्रक्चर है उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। तो प्लेसेंटा जो होता है बहुत सारी लेयर से मिलकर बनता है, और प्लेसेंटा का काम होता है कि गैसेस का एक्सचेंज कराना, फीटस और मदर के बीच में जो ब्लड है उसके बीच गैसेस का एक्सचेंज कराना, CO2 O2। इसके अलावा जो फीटस है ग्रोइंग फीटस उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, और जो फीटस के अंदर एक्सक्रीटिव मटेरियल है उनको बाहर एक्सक्रीशन में हेल्प करना, ये सब काम होते हैं प्लेसेंटा के। इसके अलावा जो मदर के अंदर पैराथायरॉयड हार्मोन है PTH जिसको बोलते हैं हम लोग, ये बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। क्यों, क्योंकि ये पैराथायरॉयड हार्मोन ही क्या करेगा, जो बोन्स है फीमेल की जो बोन्स होगी उनसे कैल्शियम को निकालेगा और उस कैल्शियम को ब्लड के अंदर छोड़ देता है, जिससे ब्लड के अंदर मैटरनल ब्लड में कैल्शियम का लेवल मेंटेन रहता है। तो PTH मेंटेन, PTH मेंटेन, ये क्या मेंटेन रखता है, ब्लड कैल्शियम लेवल, किसका ब्लड, मैटरनल ब्लड, मेंटेन्स ब्लड कैल्शियम लेवल, तो इस लेवल को ही मेंटेन रखता है। इसके अलावा एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ये भी फीमेल के अंदर लगातार सीक्रेट होता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन। ओके, तो जो डेवलपिंग बेबी है उसको ग्रो करने के लिए उसको कैल्शियम भी चाहिए ब्लड के अंदर, क्योंकि उसकी बोन्स का फॉर्मेशन होना है तो उसके लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी है, और कैल्शियम का एकमात्र स्रोत है उसकी माता। तो माँ के ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल नहीं होगा या फिर एक नॉर्मल लेवल से कम हो जाएगा तो जो बच्चा है उसके अंदर हड्डियों में कुछ विकृतियां या फिर कुछ डिसऑर्डर्स पैदा हो सकते हैं। तो उस कमी को दूर करने का काम पैराथायरॉयड हार्मोन करता है, जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से आ रहा होता है। तो ये कैल्शियम के लेवल को ब्लड के अंदर मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है फीमेल की, उसमें से एल्डोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है, जो कि किडनी में सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, यानी कि यूरिन के अंदर सोडियम आयन को आसानी से एक्सक्रीट नहीं होने देगा, क्योंकि सोडियम आयन फीटस को भी चाहिए, तो इसलिए वहां से रीअब्जॉर्ब करा के ये फीटस को उनको अवेलेबल करा देता है। ठीक बच्चों, तो ये था बच्चों हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में जैसे हमने देखा है कि ज्यादातर केसेस में, सभी में तो नहीं, कि ज्यादातर केसेस में प्रेगनेंसी अगर होती है तो फीमेल को थोड़ा सा जी मिचलाता है, कुछ खट्टा खाने को दिल करता है, जो नहीं कि खट्टा खाने को ही करे, किसी को कॉफी पीने को दिल करता है या फिर किसी को दूसरी चीजें खाने को दिल करता है। वो ऐसा इसलिए होता है कि फीमेल को वोमिटिंग होने की जो इच्छा सी होती है, जिसको नोजिया कहते हैं, वो इसलिए होता है कि ताकि फीमेल को ये एहसास हो सके कि अब उसको जो है कि सिर्फ चुनिंदा चीजें ही खानी है और अपने खाने पीने का खास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर कोई भी चीज वो खा लेती है तो उनके अंदर टॉक्सिन हो सकता है, और वो टॉक्सिन फीमेल को तो नुकसान देगा ही, साथ में जो ग्रोइंग फीटस है उसको भी नुकसान दे सकता है। तो इसलिए नेचर ने क्या करा है, नेचर ने पहले से ही फीमेल को अलर्ट कर दिया है कि अब जो है अंदर प्रेगनेंसी हो गई है, तो अब तुम्हें अपने खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि जो भी चीज मन में आए वो हमने खा ली, या फिर जो भी सामने रखा हुआ है उसको उल्टा सीधा हमने खा लिया।
पूरा ध्यान रखना है प्रेगनेंसी के टाइम पर। तो फीमेल की केयर करनी होती है, उसको लगातार अपना जो है अपना न्यूट्रिशन जो है उसको प्रॉपर रखना होता है, क्योंकि जो माँ खा रही है उसका ज़्यादातर न्यूट्रिशन, ज़्यादातर जो फूड होता है बच्चे को सप्लाई होता रहता है। तो माँ ही अगर अच्छे से नहीं खाएगी तो जो बच्चा पैदा होने वाला है वो हो सकता है कि मेल नरिश्ड हो, उसमें प्रोटीन की कमी हो जाए, क्वाशरकोर जैसे हो जाता है बीमारियाँ, या फिर दूसरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जो कमजोरी से जुड़े हुए होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।